नमस्कार दोस्तों। लेक्चर फिजिक्स की सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यूज के बारे में। और हमने अभी तक इसमें दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। और पेपर वन का ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम उसके बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पेपर टू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो हमने लास्ट में डिस्कस किए थे, अगर हम बात करें, पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, एक मिनट। शेयर पीडीएफ। चलिए भाई। हाँ, 75 तक कुछ डिस्कशन हो गया था हमारा। तो क्वेश्चन लगाने जरूरी है भाई, ठीक है। थ्योरी बार बार मत पढ़ो। मेरी बात समझ में आ रही है? थ्योरी बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन लगाने से होता है। क्वेश्चन पढ़ो। क्या पढ़ो? क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना फायदा होगा। थ्योरी आप दिन भर रटो, रात भर रटो, 10 बार पढ़ो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो थ्योरी को बार बार पढ़ने से बचें। थ्योरी को बार बार पढ़ने से बचें। मैं तो यही कहूंगा, क्वेश्चन लगाओ, उससे थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था भाई, ठीक है। हमने डिस्कस किया था, 75 तक डिस्कस कर लिए थे। हुंड रूल आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है। सिलेक्शन रूल आपके पास, स्पिन रेजोनेंस रूल आपके पास ये यहाँ के लिए है नहीं। आपने ट्रांजिशन के लिए पढ़ा था भाई, डेल्टा जी पढ़ा था, जीरो और प्लस माइनस वन होता है करके। डेल्टा एल पढ़ा था, प्लस माइनस वन होता है, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होता है। ये सिलेक्शन रूल आपने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से? डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। डेल्टा एल हमारे पास होता है प्लस माइनस वन, अलग से मैंने लिखा है भी है। डेल्टा जी ए की वैल्यू आपको जीरो और प्लस माइनस वन होती है। क्या सिलेक्शन रूल हमने मेंशन कर रखे हैं? बिल्कुल। ठीक है। जीरो से जीरो वाला ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, ये आपने लिखा है। ठीक है। जीरो से जीरो वाला ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। पेपर जितना सिंपल ये पेपर है, उतना सिंपल पेपर नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या, 1.5 मिनट के आसपास आपके पास टाइम टाइम अवेलेबल है। तो पेपर इतना सिंपल तो नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार कि पेपर तो डिफिकल्ट आ गया करके। तो पेपर डिफिकल्ट आपको जो मैंने जो टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है, ठीक है। मैं उन्हीं को प्रमोशन करता नहीं कि वैसे कभी भी, लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर किस तरीके का बनेगा उससे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, 75 अगर हम बात करें, तो हमारे पास सिलेक्शन रूल जो है हमारे पास ये है, आपके पास डेल्टा इक्वल हमारे पास कितना, प्लस माइनस वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है 76। डेसिमल नंबर ऑफ बोला 74। देखो डेसिमल नंबर में ऑक्टल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, पूरा बूलियन अलजेब्रा वाला लेक्चर देखिए भी, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरे पास कोई नंबर अगर ऑक्टल में है, ये क्या हमारे पास 74 है, सॉरी। अगर हमारे पास कोई नंबर है और वो किस में, जरा बोलो, ऑक्टल में, तो 74 अगर ऑक्टल में है, इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको पता है कि जिसमें भी कन्वर्ट होगा करना होगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे मुझे ऑक्टल से अगर डेसिमल में जाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा गिवन नंबर को। अगर मुझे ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, तो आपके पास ये समझ में आना चाहिए, याद है आपको, मैंने ये रूल सारे हमने करा रखे। मान लो बाइनरी से, सॉरी, बाइनरी से अगर डेसिमल में अगर जाना होगा, तो भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में जाना हो, तो 16 से मल्टीप्लाई करूंगा। कुछ याद आ रहा है? उल्टा करने के लिए उल्टा करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए रूल बेसिक की भाई, जब मुझे किसी से भी डेसिमल में पहुंचना है, तो डेसिमल में पहुंचने के लिए, चाहे मैं ऑक्टल से पहुंचूं, चाहे मैं बाइनरी से पहुंचूं, चाहे हेक्साडेसिमल से पहुंचूं, तो ऑक्टल से अगर मुझे डेसिमल में पहुंचना है, तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे यहाँ मान लो अगर बाइनरी होता, बाइनरी से अगर डेसिमल में पहुंचना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर मुझे यहाँ पर अगर हेक्साडेसिमल होता, अगर इसमें डेसिमल में अगर जाना होता, तो हम किस में किससे मल्टीप्लाई करते? 16 से।
ये सारे के सारे रूल आपके उसमें मेंशन है, उनको पढ़िए, उनको समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, कैसे क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो मेन वो है मान ले, तो कैसे करेंगे भाई, ये हमारे पास 4 into 8 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के लिए अलग, यहाँ तो पॉइंट है नहीं, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली कर लेंगे। प्लस हमारे पास कितना है, ये आ जाएगा 7 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, सॉरी ये हमने क्या लिख दिया, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू कितना आ जाएगा 8 की पावर 0, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 8 की पावर 1 इंटू कितना 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 7 56 होता है, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो कितना आ जाएगा 60, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो ये क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। इसका आपके पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। मेरी बात समझ में आ रही, चलिए। व्हेन द मेटल बिकम्स सुपर कंडक्टर बोल रहा है, ठीक है, सुपर कंडक्टर, देयर इज अ ट्रेमेंडस डिक्रीज इन, ट्रेमेंडस डिक्रीज इन बोला। आपने देखा था कि सुपर कंडक्टिविटी के लिए अगर हम ग्राफ अगर प्लॉट करें, तो हमने देख रखा कि भाई किसमें टेम्परेचर और जब रेजिस्टिविटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस समय हमको एक खास बात देखने को मिलती है कि ये जो ग्राफ होता है किस तरीके से आता है भाई, टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, और एकदम आपके पास कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी एकदम 0 हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए भाई। तो ये क्या होता है जरा बोलो, टोटल वॉल्यूम, भाई टोटल वॉल्यूम का कैसे हो जाएगा यार, डिक्रीज तो वॉल्यूम में वैसे ही रहेगा, लेंथ भी वैसी रहेगी, ठीक है, लेंथ भी वैसी रहेगी, ये भी ऐसी रहेगा, डेंसिटी भी वैसी रहेगी, बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है जरा बोलो, तो आपके पास एकदम डिक्रीज करता है, एकदम क्या करता है जरा बोलो, डिक्रीज। इन द सन बोला, हीलियम आपके पास इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बोला, तो आपको पता है कि यार उसमें होता क्या है, फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हीलियम बनती है। तो आपने ये पढ़ रखा, मैं बेसिक रिएक्शन लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट रिएक्शन तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सब आपने देख लिया, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पर आपको पता है कि यार वहां पर होता क्या है कि 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, इस तरीके से मिलते हैं। और ये आपके पास क्या बनाते हैं जरा बोलो, 2He क्या बनाते हैं जरा बोलो, 2He क्या बनाते हैं, 3 या 2He4, इस तरीके से रिएक्शन होती है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, प्लस क्या होता है जरा बोलो, एनर्जी रिलीज होती है, क्यू जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि भाई हाइड्रोजन और आपस में हाइड्रोजन भी करते हैं, हाइड्रोजन और उसका आइसोटोप्स भी फ्यूज करते हैं। और ये जब फ्यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है जरा बोलो, क्या हो रहा है जरा बोलो, क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मेनली यहाँ पर होता क्या है, फ्यूजन होता है, मेनली क्या होता है यहाँ पर, फ्यूजन, ठीक, पता ऑलरेडी आपको। ये मैंने रफली रिएक्शन लिखी है, इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस दैट डिटेक्ट बोला चार्ज पार्टिकल, बट आपके पास डज नॉट शो दियर ट्रैक बोला, ठीक है। डिटेक्ट तो करता है बट पार्टिकल के पाथ को शो नहीं करता है कह रहा, ठीक है। बताओ तो कौन सा होगा वैसे, आइडिया लगाओ तो। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक स्पार्क आपके पास चेंबर है, फोटोग्राफिक प्लेट है, और सिंटिलेशन डिटेक्टर है, और क्या बबल चेंबर है। ये हमारे पास चार हमारे पास डिवाइस हैं। तो चारों के बारे में आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए भाई, ठीक है, चारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, स्पार्क जो चेंबर होता है ना, इसमें क्या होता है, एक हम आपके पास ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर आपके पास क्या होती है, गैस होती है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हुए चले जाते हैं। अगर मैं स्पार्क चैम्बर के बारे में अगर बात करूं, लिखते भी जाइएगा, हाँ। तो स्पार्क चैम्बर में क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास ये एक टाइप की ट्यूब होती है, इधर एक प्लेट होगी, इधर एक प्लेट होगी। इसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं यहाँ से ऐसे करके। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये हमने हाई पोटेंशियल आपके पास अप्लाई कर रखा है ऐसे करके। जब होता क्या है, इसके अंदर गैस होती है ऐसे करके, इसके अंदर क्या होती है, इस तरीके से गैस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्या होता है ना, जब चार्ज पार्टिकल एक एंड से, मान लो यहाँ से जब यहाँ जाता है, एक एंड से दूसरे एंड चार्ज पार्टिकल जाता है, तो जो चार्ज पार्टिकल, मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि होता क्या है करके स्पार्क चैम्बर में। ये जब चार्ज पार्टिकल एक एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, तो ये जो यहाँ जो गैस है, इसको आयनाइज कर देता है। क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। तो आयनाइज होने की वजह से होता क्या है ना, एक विजिबल स्पार्क जनरेट होता है। आयनाइज होने की वजह से क्या होता है जरा बोलो, एक विजिबल स्पार्क जनरेट होता है चार्ज पार्टिकल के पाथ के अलोंग। क्या जनरेट होता है जरा बोलो, पहली बात ये डिटेक्ट तो करता ही है, ठीक है, डिटेक्ट,
चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल and produces visible spark, ठीक है, along their path, ठीक है। अपने पाथ को along आपके पास क्या करता है जरा बोलो, स्पार्क प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसमें मेन हमने ऐसा क्या बोला कि स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गैस जिस पाथ के along जाता है ना, ये गैस के आयन से जैसे टकराएगा, इनसे जैसे टकराएगा, इनसे यहाँ यहाँ जैसे टकराएगा तो इसको आयनाइज कर देता है। आयनाइज होने की वजह से क्या होता है जरा बोलो, एक विजिबल स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और ये जो विजिबल स्पार्क की वजह से हमें पता चल जाता है कि पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये दो काम कर रहा है, एक तो डिटेक्ट भी कर रहा है, दूसरा आपके पास चार्ज पार्टिकल के पाथ को भी बता रहा है। ठीक, दूसरे बारे में बात करें, जैसे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट, इसके बारे में आप बहुत वेल नोन है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट तो ऑलरेडी बताइए आपको पास क्या करती है, फ्लैशेस क्रिएट करती भी है, ठीक है। जो पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से क्या करती है जरा बोलो, फ्लैश क्रिएट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट में अगर हम समझने की कोशिश करें, जो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसकी वजह से क्या होता है जरा बोलो, उसमें क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल की एनर्जी होती है उसकी वजह से फ्लैश क्रिएट होते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से हमें पार्टिकल का पाथ के बारे में पता चलता है, इसके बारे में पता चलता है कि पार्टिकल किस पाथ से आया है करके। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, ये क्या करता है, क्रिएट फ्लैशेस ऑफ फ्लैशेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, या लाइट लिख सकते हो, विजिबल लाइट, ठीक है, क्रिएट फ्लैशेस ऑफ विजिबल लाइट बाय एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये भी क्या करता है जरा बोलो, ये भी ऑब्वियस सी बात है, हमको क्या देता है कि भाई हमने उसमें देखा था, किस में देखा था, कल परसों मैं उसमें बता रहा था, किस में बता रहा है, स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट बता रहा था। तो मैंने कहा था सामने स्क्रीन रखी, मैंने कहा ये फोटोग्राफिक प्लेट है करके, बोला था नहीं बोला था? तो वो है क्या, वो उसमें पार्टिकल जा किस पाथ में जा रहे हैं, कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है, यही तो बता रहा था, कर रहा था। तो ये पार्टिकल के पाथ के बारे में भी आपके पास बता रही है, इसके बारे में ऑल्सो ट्रैक दियर पाथ, दियर पाथ, ठीक है। इसमें परमानेंटली आपके पास हमें वो दिख जाता भी पार्टिकल किस पाथ में आया करके, परमानेंट फ्लैशेस होते हैं, कैसे फ्लैशेस होते हैं, परमानेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंटिलेशन, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। सिंटिलेशन में ऑलरेडी आपके पास ये भी क्या है, ये भी एनर्जी के फ्लैशेस हैं, ये भी एनर्जी के क्या है, फ्लैश हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, पार्टिकल का जो ये क्या करता है, सिर्फ काउंट करता है, पार्टिकल किस पाथ से आए हैं इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। सिंटिलेशन काउंटर में होता क्या है, ये आपके पास लाइट जो पार्टिकल है उसके जब वो उस पे गिरते हैं, आपने देखा था किस पे गिरते हैं, क्या था, फोटो मल्टीप्लायर प्लेट पर गिरते हैं, तो हमने देखा था वहां फ्लैश तो क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से काउंटिंग होती है कितने पार्टिकल आए हैं करके, बट किस पाथ से आए हैं इसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। इट काउंट द particles, it count the particles and measure its energy, और उसकी एनर्जी को भी मेजर करते हैं। बट ये पार्टिकल को आप पाथ को ट्रैक नहीं करते भाई, बट डज नॉट डज नॉट ट्रैक दियर पाथ, ठीक है, पार्टिकल के पाथ को ट्रैक करते नहीं है। कौन? सिंटिलेशन जो काउंटर होता है। सिंटिलेशन का मतलब होता है फ्लैशेस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के फ्लैशेस से ऑब्वियस सी बात है, हमने पूरी मैकेनिज्म पढ़ रही है सिंटिलेशन काउंटर की, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी एनर्जी मेजर होती है, और पार्टिकल का पाथ आपके पास मेजर होता नहीं है, काउंट होते हैं पार्टिकल, ठीक है। ये अच्छा, बबल भी आपके पास क्या होता है, इसमें भी सेम तरीके का होता है, ठीक है। इसमें भी हम आपके पास लिक्विड यूज करते हैं, और लिक्विड आपके पास क्या होता है, जैसे ही आपके पास पार्टिकल आपके पास लिक्विड लिक्विड में एंटर करता है, तो उस लिक्विड में क्या कर देता है ना, उस लिक्विड को हीट अप कर देता है। अगर मैं बबल चैम्बर के बारे में अगर बात करूं, तो बबल चैम्बर के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डी, डी। आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में, हमें केवल ऑप्शन में टिक नहीं मारना है, बबल चैम्बर, ठीक है।
बबल चेम्बर, बबल चेम्बर क्या करता है? इट यूजेस hot liquid when particle passes through it, passes through it तो आपके पास क्या होता है जरा बोलो। इसमें भी विजिबल स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पास थ्रू इट विजिबल स्पार्क प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस अलोंग दियर पाथ, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है ना, उसको लिक्विड को गर्म कर देता है, और लिक्विड गर्म होने की वजह से क्या होता है, आपके पास शाइन करता है, इसी से हमें पता चलता है पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है करके, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ये जो पार्टिकल एंटर करता है ना, आप ऐसा समझ लो कि ये ट्यूब ऐसे करके होता है, कुछ ऐसा है, ऐसे करके हमने हॉट लिक्विड लगाया है यहाँ गर्म, ये ऐसे हॉट लिक्विड है। ये क्या करते हैं, जैसे पार्टिकल एंटर करता है ना, यहाँ पर ऐसे करके बबल क्रिएट करता हुआ चला जाता है। होता क्या है, एक तो आपके पास पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, विजुअल स्पार्क तो प्रोड्यूस होता है जो, लेकिन ये विजुअल स्पार्क या जो बबल क्रिएट हो रहा है कैसे क्रिएट हो रहे हैं, पार्टिकल जब इसके अंदर एंटर करता है तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बबल बनने लग जाते हैं, मान लो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए गया है ऐसे करके, तो ऐसे करके बबल क्रिएट होने लग जाते हैं ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। तो बबल्स की वजह से हमें पार्टिकल के पाथ के बारे में आइडिया आ जाता है, ठीक है, ठीक है। या फिर इसमें ज्यादा बेटर होगा कि यही लिख लो, क्या ज्यादा बेटर ये कि क्या, इट यहाँ पर ये लिख लेना, इट क्रिएट पास थ्रू इट प्रोड्यूसेस बबल, ठीक है, ये लिख देना बबल प्रोड्यूसेस, हो गया, ये लिख देना बबल, ज्यादा बेटर ये है, ठीक है। बबल आपको दिखेंगे, ठीक है, बबल दिख रहे हैं, इसका मतलब विजिबल पोर्शन है इसीलिए दिख रहे हैं, ठीक है। बबल, बबल प्रोड्यूसेस अलोंग दियर पाथ, तो इसमें बबल क्रिएट होते हैं भी, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल के पाथ के बारे में पता चलता है। स्पार्क चैम्बर में क्या होता है, जैसे ही जब पार्टिकल जाता है तो आयनाइज कर देता है, तो आयंस आपके पास साइन करते हैं, जिसकी वजह से हम पार्टिकल के पाथ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में, इसमें तो बताइए आपका फ्लैशेस क्रिएट होते हैं एनर्जी के, चाहे आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखो या स्टैंड गेरलैक एक्सपेरिमेंट देखो, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट मतलब कि स्टार्टिंग से ही यूज करते हुए आ रहे हैं हम इसको, फोटोग्राफिक प्लेट को। अगर हम बात करें नेक्स्ट, सिंटिलेशन काउंटर क्या करता है, ये पार्टिकल्स को काउंट करता है, उनकी एनर्जी को भी बताता है, बट उनके पार्टिकल के पाथ को ट्रैक करता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा भाई। ये सारी बातें मैंने मेंशन कर दी है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। द न्यूट्रॉन इन एन एटम बोला, न्यूट्रॉन के बारे में बोला एटम में, ठीक है, आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। भाई न्यूक्लियर चार्ज का पार्ट कैसे हो जाएगा, उस पर तो चार्ज नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज का पार्ट कैसे हो जाएगा, क्योंकि उस पर नेट चार्ज कितना है जरा बोलो, जीरो, तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज का पार्ट तो होगा ही नहीं। रोटेट अबाउट द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, अरे भैया ये कह रहा है न्यूक्लियस ये है, न्यूट्रॉन इसके अराउंड ऐसे घूमते हैं, कह रहा है सही बात है क्या, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वेरी इन नंबर बोला विद डिफरेंट आइसोटोप्स बोला, ठीक है, क्या कह रहा है, वेरी इन नंबर विद डिफरेंट आइसोटोप्स, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है आर ऑलवेज इन इक्वल, ये हो सकता है, ठीक है, आर ऑलवेज इन इक्वल नंबर टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला। कह रहा है किसी भी हमारे पास न्यूक्लियस में या किसी भी एटम में जितने आपके पास क्या होंगे जरा बोलो, न्यूट्रॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं, कह रहा है ये स्टेटमेंट सही है कि ये गलत है। ये समझ में आना चाहिए, अरे यार ये थोड़ी होता है कि हर जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम थोड़ी होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते नहीं है। तो हमको एक बात समझ में आनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बट आपने देखा ना जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट बढ़ते चले जाते हैं, जैसे बोला वेरी इन नंबर विद डिफरेंट आइसोटोप्स, जैसा आप अगर ये नोट कर लिया, मैं इसको हटा रहा हूं, ये नोट कर लिया, मैं आपको इसका एग्जांपल, ये वेरी इन नंबर विद आइसोटोप्स का मतलब क्या है, जैसे आपने हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है।
चलिए, जैसे आप ये इस लाइन का मतलब क्या करे, इस बात को समझो। देखो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स आपने 1h1 1h2 और 1h3 पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े? इसमें न्यूट्रॉन कितना है जरा बोलो? 0। इसमें न्यूट्रॉन कितना है जरा बोलो? 1। इसमें न्यूट्रॉन कितना है जरा बोलो? 2। अब आपका बात क्लियर हो गई होगी। मैं क्या करूँ, समझ में आ रहा है कि भाई पहली बार आर तो पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज नहीं। अब न्यूक्लियस का राउंड कहाँ घूमते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वो तो भाई जितने प्रोटॉन होते बोला उतने न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। तो वेरी नंबर विद डिफरेंट आइसोटोप्स, बिल्कुल किसी भी आइसोटोप्स, किसी के भी एलिमेंट के आइसोटोप्स लूंगा तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करेंगे? वेरी करेंगे। क्या करेंगे? वेरी करेंगे। ये तो बात एकदम सही है। ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। व्हेन एन एटम अंडरगोस बीटा डीके बोला, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोला। अच्छा, जब भी एग्जाम में बीटा डीके हमने वैसे दो टाइप का पढ़ेगा, वैसे तरीके होते हैं, 3 टाइप का होता है, लेकिन पहले के 2 टाइप ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी बताया है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन आपके पास जो नेगेटिव डीके वाला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वही पूछा जाता है, उसी के बारे में लिखा होता है स्पेशली। अगर बीटा प्लस डी के लिख रहा है तो फिर हमें वो भी समझ लेना है। ठीक है, लेकिन मेनली अगर कुछ नहीं लिखा है ना, जैसे इसने एग्जाम्पल लिखा है बीटा डीके, बीटा डीके का इसका कौन से डीके पूछ रहा है ये, इसका मतलब कौन से डीके के बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये एकदम बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर हमने देखा था कि भाई हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है जेड एक्स से, इसमें से जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो होता क्या भाई, ये वाई में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसको हम बीटा -1 बीटा 0 बोलते थे। या फिर आपके पास या बीटा बोला होगा या आपने ई लिखा होगा, कुछ सिंबल इंडिकेट करा होगा, या आपने ई लिखा होगा ऐसे करके। आप कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा लिखो ई लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमने बीटा और आपके पास क्या लिख दिया, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर है क्या भाई, एक -1 हो चुका है, तो यहाँ पर ये कितना है, Z-1, और ये एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? ऐसे कैसे रहेगा? तो दिस इज द बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके, ये भाई बीटा नेगेटिव डीके का मैं आपके पास क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो हो क्या रहा, क्या कह रहा, व्हेन एटम अंडरगोस बीटा डीके बोला, एटॉमिक नंबर बोला ऑफ न्यूक्लियस बोला, एटॉमिक नंबर जरा देखो, जेड देखो, जेड क्या हो गया? एक कम हो गया है। मतलब इस एक्स एटम का एक जेड कम हो गया है, और वो Z-1 हो चुका है। क्या हो चुका है? Z-1। इंक्रीज बाय 1 बोला, गलत। इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बोला, ये भी गलत। डिक्रीज बाय आपके पास क्या बोला? 1, ये एकदम सही। ये क्या हो जाएगा? एकदम सही। ठीक है, इसका आंसर कौन सा था कि विच डिवाइस, कौन सा? ये आपके पास 9 कौन सा जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, 79 का सिंटिलेशन काउंटर, ये पार्टिकल को क्या डिटेक्ट करता है, काउंट करता है, एनर्जी को भी मेजर करता है, बट उनके पाथ को ट्रैक करता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इस पे, उस पे चलते हैं, स्लाइड पे। चलो भाई, वन एटॉमिक बोल आपके पास मास यूनिट ईएमयू कितना होता है? ईएमयू आपको पता ही यार, इस पढ़ रखा आपने। ईएमयू होता है एक प्रोटॉन के मास के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1 AMU जो होता है, 1 U जिसको हम बोलते हैं, किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्या केजी, एक प्रोटॉन के मास के इक्वल। पढ़ा था आपने। यहां पर अगर हम बात करें अब जरा देखो, यहां सारे ग्राम में दे रखो, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो 1 U को। 1.67 इंटू कितना, 10⁻⁻27 इंटू 10 कितना, 3 ग्राम। 10⁻³ तो 1 U कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कोई है ऑप्शन में? हाँ है, तो कर दो उसको ट्रिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, रेस्ट मास एनर्जी स्पेशली मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबके लिए लिखा रखी है। ठीक है, तो वैसे पता भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको निकालनी तो आनी चाहिए, याद होनी चाहिए वैसे तो ये। ठीक है, क्या कर दोगे? MC² कर दोगे और यहां से निकाल लोगे, यहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9 पॉइंट हमारे पास 08 इंटू 10⁻⁻9 लिख लो, ज्यादा कैलकुलेशन में पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा? -31 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 कितना, 8 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻31
इंटू कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना आ जाएगा 10 की पावर कितना 16। तो ई जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जूल में आएगा, किस में आएगा जूल में। तो ये आ जाएगा 81 इंटू 10 की पावर, ये हमारे पास 16 में 4 20, 20 में आपके पास कितना ये आ जाएगा माइनस का कितना 15। क्यों, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 15 जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड कर दोगे, कितने से डिवाइड कर देंगे हम, 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो भाई यहाँ से, ठीक है, और इससे इसको कैंसिल आउट करो तो हमारे पास कितना आएगा 81 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 15 में 4 कितना होता है 19, ठीक है, 15 में 4 कितना होता है हमारे पास 19। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको निकाल लो भाई। 16 पंजे कितना होता है हमारे पास, 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, 16 पंजे कितना होता है 80, एक रह जाएगा, ठीक है, कितना रह जाएगा एक रह जाएगा। तो फिर उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, मतलब 16 पंजे 80 होगा ना, तो फिर क्या करोगे, 16 पंजे 80 पॉइंट लगा करके डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करिए तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, फिर एक बार जाएगा, एक बार नहीं 5 बार फिर जाएगा। हाँ, जीरो बढ़ेगा, पॉइंट आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 625 इंटू हमारे पास कितना आ रहा है 10 की पावर कितना आ रहा है 4। ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसको एक काम कर लो, कन्वर्ट कर लो। एक काम कर देखो, हमारे पास अगर मैं इसको दो जीरो बढ़ाऊं, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं 0.506125, 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं 6 लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 0.50625, 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं मेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हम करे भी हैं ऑलरेडी, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये देखो 50625 कौन सा आ रहा, ये आ रहा देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक ही है, ये सही है, ठीक है। तो वैसे सही है हमारे पास, अगर लिखना चाहोगे तो 0.511। आपको अगर सर, अच्छा मैंने ये वैसे इतना क्यों आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज करा, मैंने 9 यूज करा है इसलिए, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट यूज करोगे तो 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या ये याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, क्या ये याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये समय बताएगा ना, हम वहां पर टाइम थोड़ी वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बोला, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बोला विल। अब आप आंसर दोगे, ठीक है। अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड इट्स सेंटर, क्या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल आपको मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरह अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट, attract the magnetic field but transfer it into the concentrated zone, not influenced by the magnetic field। बोलो भाई क्या होगा सही। सुपर कंडक्टर कुछ ही दिन पहले पढ़ा था यार, मतलब कब पढ़ा था वो, ज्यादा टाइम थोड़ी हो रहा अभी सर, लास्ट में पढ़ा था क्या। हाँ सॉलिड स्टेट तो लास्ट में भी पढ़ा था। बोलो। अरे सुपर कंडक्टर क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर जो होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, पता ना, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं यार, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पता है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है रिपेल करता है। अगर सुपर कंडक्टर आपको पता है कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, विच रिपेल, विच रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो भाई अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो गलत हो जाएगा भाई, अट्रैक्ट द ये भी गलत हो जाएगा। नॉट इन्फ्लुएंस बाय द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं भाई इन्फ्लुएंस तो होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं रिपेल करते हैं।
तो रिपेल बोला आपके पास क्या, रिपेल ऑल द, यहां पर एक लाइन लिखी है देखो, रिपेल ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो फोर्स पासिंग थ्रू इट। बिल्कुल हमने देखा था, अगर ये सैंपल अगर है, ठीक है, ये सैंपल है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या चला, सुपर कंडक्टर है, अगर ये हमारे पास सुपर कंडक्टर है अगर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे जाती है, ऐसे करके रिपेल होती है, ऐसे करके आपने ये फिगर देखा है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके रिपेल होती है, ये आपने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, मैग्नेट बी इनसाइड नहीं, मतलब बी नेट, ठीक है, बी इनसाइड तो इसके अंदर होगा कुछ ना कुछ, बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है इसके अंदर, जीरो। एक इसके अंदर बनता है इस डायरेक्शन में जिसको हम बी इंटरनल बोलते हैं, एक मैंने बाहर से लगाया है, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आता है विच इज द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ बी नॉट बी प्लस बी इन, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या आएगा जरा बोलो, बी नॉट माइनस का बी इन आएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना हो जाएगा जरा बोलो, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। और हमने देखा था नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो था ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना था, जीरो था, याद है, सुपर कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना था, जीरो था। चार्ज डेंसिटी भी कितनी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी कितना था, जीरो, क्योंकि चार्जेस अंदर नहीं थे, चार्जेस सरफेस पे फ्लो करते हैं, और चार्जेस सरफेस पे फ्लो करने की वजह से जो करंट बनती है उसको क्या, कौन सी करंट बोलते हैं जरा बताओ तो, कौन सी करंट बोलते हैं, परसिस्टेंस करंट बोलते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा यार ऐसे, है सरफेस पे जो आपके पास ये चार्जेस अंदर तो होते नहीं है ना, वॉल्यूम में तो फ्लो नहीं करते, सरफेस पे फ्लो करते हैं, और इसकी वजह से जो करंट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस करंट। चलो भाई, नेक्स्ट वाला 85 वाला बताओ तो, ये मैंने इस पर्टिकुलर ये लाइन लिखी हुई है, मतलब मैंने स्टार्ट करते हुए, जब मैंने सॉलिड स्टेट स्टार्ट करा ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टार्ट करा, तो ये लाइन मैंने 85 वाले क्वेश्चन की लाइन लिखी हुई है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। एक्सरे यूज टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, बिकॉज एक्सरे को ही यूज क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये इसका रीजन बताया था कि एक्सरे को क्यों यूज कर रहे हैं करके, बोलो, सही गलत कुछ भी बताओ, लेकिन बताओ, सो दैट पता तो चले। हम्म, गलत हो जाएगा इसलिए डरना नहीं है, मतलब कि गलत हो जाएगा तो क्या जो हो जाएगा करके, ठीक है, सही आए गलत आए उससे टेंशन नहीं लेनी, वेरी गुड बी, क्या आएगा, बी, वेरी गुड। हमने लिखा है ना कि मतलब हम एक्सरे यूज क्यों करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, क्यों करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, एक्सरे का जो ऑर्डर होता है ना, वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, किस ऑर्डर की होती है जरा बोलो, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, 1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। एक्सरे की अलग से क्लास में भी हमने सारी बातें डिस्कस करी है, मैं इसको सब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक्सरे होती है भाई, एक्सरे का जो ऑर्डर होता है, ये 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, क्या बोलते हैं उसको हम, एक्स रेज बोलते हैं। और जो हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं ना, जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के बीच के जो प्लेन होते हैं, ऐसे करके जो प्लेन होते हैं, ऐसे करके कोई भी क्रिस्टल प्लेन से मिलकर बना होता है, और ये जो प्लेन के बीच का जो इंटरप्लेनर सेपरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर सेपरेशन बोलते हैं भाई, ठीक है, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी कि दो प्लेन के बीच की जो सेपरेशन है, इसको जिसको हम डी बोलते हैं, डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लेमडा ऑफ एक्सरे, लेमडा ऑफ एक्सरे, इसीलिए यूज किया जा रहा है भाई। आपको कैसे ऐसा ही करने से क्या होगा, मैंने क्या बोला, क्रिस्टल के इंटरप्लेनर स्पेसिंग की जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है उसी ऑर्डर के हमारे पास एक्सरे की वेवलेंथ होती है, यानी कि ये भी एंगस्ट्रॉम में होता है, ये भी किसमें, इसका ये भी क्या होता है, ये भी वन से, ये 1 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, कौन कौन, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो मैंने अब आपको कि हमने कहा लिखा है, अगर आपको बैंड थ्योरी अगर याद आ रहा हो, बैंड स्ट्रक्चर अगर याद आ रहा हो, जो हमने सेमीकंडक्टर में बनाया था, उसमें हमने लिखा भी था आपके पास क्या, जीरो से ऐसे करके 5 एंगस्ट्रॉम तक का इंटरप्लेनर स्पेसिंग करके, ठीक है। अब जरा सुनना, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन दोनों के आपके पास सेम है, सेम होने से होगा क्या, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, क्या दिखेगा, हम डिफ्रैक्ट, हमको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न। आपको कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्या होगा, अरे भाई साहब, जिस क्रिस्टल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, उससे नॉर्मल सी बात, रेस जब डिफ्रैक्ट करेंगी, जब वो कोई पैटर्न बनाएंगे, तब ना हम कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे। अगर वो कोई पैटर्न ही नहीं बनाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा भाई, हमने किसी क्रिस्टल के ऊपर लाइट डाली, उसकी वजह से कुछ पैटर्न ऑब्टेन होना चाहिए ना, कुछ पैटर्न ऑब्टेन होना चाहिए। तो हमें क्या होता है, जब भी हम आपके पास एक्सरे किसी क्रिस्टल के ऊपर गिराते हैं, तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के बेसिस पर हम क्या डिटरमाइन करते हैं जरा बोलो, क्या डिटरमाइन करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
अच्छा, उसमें मैंने सारी बातें बता रखी है आपको, कब पीक हाई दिखेगी, कब लो दिखेगी, सारी कहानी पढ़ा रही है, उसको देखिएगा। देखो, अगर आपने लेक्चर डिटेल में ध्यान से अगर ढंग से अगर सुने तो सारे क्वेश्चन आपको सुने हुए लगेंगे। ठीक है, डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हाँ, लेंथ तो थोड़ा लेक्चरों की में बड़ी है, ठीक है, लेकिन अगर आपने बड़े एग्जामों की अगर तैयारी करी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 से 5 घंटा नॉर्मल क्लास की लेंथ होती है, 4 से 5 घंटा नॉर्मल क्लास की लेंथ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, हमसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वेवलेंथ, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मैच विद द इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल। बैक्स कंडीशन इज सेटिस्फाइज विद एक्सरे ओनली, नहीं भाई, बैक्स कंडीशन तो और रेज के लिए भी सेटिस्फाई होती है, एक्सरे आर हार्मफुल, नहीं भाई, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन फॉर बेरियन नंबर बोला। अब यार बताओ, इसमें बेरियन नंबर आपके पास के लिए आपके पास फॉरबिडन है बोला, जो बेरियन है उनके लिए बेरियन नंबर 1 आएगा, जो नहीं है एंटी बेरियन के लिए क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि जैसे प्रोटॉन है बेरियन है, एंटी प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और अदर के लिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अदर के लिए कितना आ जाएगा, 0। बताओ चलो कौन सा सही होगा। चलो भाई, चलो भाई बोलो। अच्छा, हमने देख, हमारे पास पहली रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास के पॉजिटिव और ये हमारे पास पाई 0, ठीक है, प्लस ई पॉजिटिव और गामा है, ठीक है। अब बैरियन आपको ये समझ में आना चाहिए, बैरियन के लिए बैरियन नंबर आएगा, बैरियन के लिए बैरियन नंबर आएगा। बैरियन के अंदर हमने क्या देखे थे भाई, बैरियन के अंदर हमने देखे थे याद है आपको, बैरियन के अंदर हमने क्या थे, न्यूक्लियन और हाइप्रियन देखे थे ना, ये तो देखे थे, न्यूक्लियन और आपके हमने क्या देखे थे, हाइप्रियन देखे थे। तो पहली बात जो हमारे पास हमको देखने को मिल रहा है, जो के पॉजिटिव है ये तो बैरियन नहीं है, ठीक है, ये तो मेसोन है, ये तो क्या है जरा बोला। अच्छा, हमने क्या देखा था, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो, हेड्रॉन के अंदर, मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिला दे रहा हूँ, हेड्रॉन के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, एक देखा था मेसोन, एक क्या देखा था जरा बोलो, एक क्या देखा था, बैरियन, ये देखा था क्या, बैरियन के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, एक तो हमने देखा था न्यूक्लियन, एक हमने देखा था हाइपरियन, यही देखा था, कुछ और देखा था बताओ। इसके अंदर चार होते हैं, न्यूक्लियन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मेसोन के अंदर क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास पायोन्स होते हैं, केओन्स होते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, और हमारे पास क्या होता है, ईटा होता है, याद आ रहा। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिग्मा होता है, कैस्केड होता है, ठीक है, ओमेगा होता है, और लेमडा होता है। याद नहीं आ रहा कुछ, कुछ हो तो याद आ रहा होगा, याद आ रहा। बैरियन के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूक्लियन और हाइप्रियन होते हैं। अब जरा देखो, यहां पर बैरियन नंबर कंजर्वेशन फॉरबिडन हो रहा, मतलब जितना बैरियन नंबर राइट साइड होना चाहिए उतना लेफ्ट साइड होना चाहिए। बैरियन नंबर अब यहां दे रहे हो देखो, ये तो हमारे पास मेसोन है, ये मेसोन है, इसका बैरियन नंबर कितना, 0। ये हमारे पास क्या है, ये भी मेसोन है, इसका बैरियन नंबर कितना, 0, इसका भी बैरियन नंबर 0, ये थोड़ी है भाई, ये बैरियन थोड़ी है, और ये भी बैरियन नहीं है, तो आपके पास ये हो जाएगा। अगला अगर आप देखोगे, ये टेबल याद है ना, चलो वेरी गुड, टेबल याद कर लेना, जो मैंने बोला है कि याद करने के लिए उसको तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से याद कर लेना भाई, पता ही है आपको यार, ठीक है, मतलब ये इसके अंदर की डिटेलिंग में पता होनी चाहिए, कौन क्या है करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये तो भाई, इसमें तो बैरियर नंबर कंजर्व्ड है भाई, इसमें बैरियर नंबर क्या है जरा बोलो, बैरियर नंबर हमारे पास इसमें कंजर्व्ड है, ठीक है, तो ये भी 0 है। तो देखो भाई, राइट साइड 0 है, लेफ्ट साइड भी 0 है, तो ये तो कंजर्व है रिएक्शन। तो लेमडा हमारे पास 0 इक्वल टू पाई नेगेटिव, और हमारे पास क्या, पी। ये बैरियन है, बिल्कुल बैरियन है, ये बैरियन नहीं है, ये बैरियन है, हाँ है बैरियन, फिर नंबर फिर से कंजर्व, मतलब जितना बैरियन लेफ्ट साइड उतना है राइट साइड। तीसरा के पॉजिटिव, बोलो भाई पाई पॉजिटिव, तीसरा लेमडा आपके पास क्या, 0, ये बैरियन नहीं है, ये बैरियन नहीं है, ये बैरियन है, तो आपके पास ये रिएक्शन क्या हो चुकी है जरा बोलो, फॉरबिड हो चुकी है। डी,
पाई आपके पास नेगेटिव, प्लस पी आपके पास प्लस लेमडा आपके पास जीरो, प्लस के हमारे पास क्या जरा बोलो जीरो। ये बैरियन नहीं है, ये बैरियन है, ये बैरियन है, ये बैरियन नहीं है, तो बैरियन नंबर फिर से कंजर्व। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास जरा बोलो। बैरियन नंबर किस में वायलेट कर रहा है, बैरियन नंबर आपका किस में वायलेट कर रहा है, सी में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फॉरबिडन बाय बैरियन नंबर। समझ में आया। नेक्स्ट, अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज करेक्ट। बोला रेसिप्रोकल लैटिस मैंने आपको बताया था यार, एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, तीन के तीन वेक्टर को, बात खत्म। जो बैरियन है उसके लिए बैरियन नंबर, मैंने क्या बोला था, बैरियन नंबर में आपके पास क्या होता है, बैरियन नंबर। ठीक है, बैरियन नंबर क्या होता है, जो बैरियन होते हैं उनके बैरियन नंबर +1 आता है, जो नहीं होते उनके लिए एंटी बैरियन के लिए -1 आता है, और 0 आता है अदर के लिए। ये किसके लिए, बैरियन के लिए। ये किसके लिए, एंटी बैरियन के लिए। जितनी बार चीजें आ रही उतनी बार लिखो उसको, ठीक है, अदर्स पार्टिकल के लिए, अदर्स पार्टिकल के लिए जो जितनी बार आ रहा है उसको उतनी बार लिखो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें चीजें याद होंगी, ऐसा करने से हमें चीजें याद होंगी। ठीक है, तो ये भाई, चलिए भाई, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। बैरियन के लिए आपका +1, जो बैरियन होंगे उसके लिए +1, जो नहीं होंगे, जो आपके पास नहीं होंगे उनके लिए 0, और जो एंटी बैरियन होंगे, यानी कि जैसे प्रोटॉन है, जैसे प्रोटॉन है बैरियन है, तो उसके लिए बैरियन नंबर 1 है। प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव लग जाएगा तो एंटी एंटी प्रोटॉन हो गया, तो इसके लिए बैरियन नंबर क्या, -1। ये सब आपने पढ़ रखा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज करेक्ट। बोला क्योंकि तीन हमारे पास क्या है जरा बोलो, तीन वेक्टर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम स्पेस में तीन, हमारे पोजीशन स्पेस में तीन वेक्टर हैं। कौन से स्पेस में, पोजीशन स्पेस में। पोजीशन स्पेस में हमारे पास जो तीन वेक्टर होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग A*, B*, C*, ऐसे करके मोमेंटम स्पेस में वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, मोमेंटम, ये कौन से स्पेस में है, मोमेंटम स्पेस में वेक्टर होते हैं, जो एक आपके पास यूनिट सेल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो नॉर्मल सी बात, जैसे ये यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जो इन दोनों में आपके पास रिलेशन हमको निकालना आना चाहिए। ठीक है, कैसे देते हैं, जो A* होता है, ये कैसे दिया जाता है, 2 पाई टाइम्स B×C, B×C डिवाइडेड बाई A डॉट B×C, ऐसे करके साइक्लिक ऑर्डर में लिखते चले जाओ। बी अगर लिखना है तो बी को, बी के बाद क्या आता है, ABC आता है ना, ABC, ए लिखा तो B×C आएगा, बी लिखोगे तो क्या आएगा, C×A, ऐसे चलो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके साइक्लिक ऑर्डर में चलो। इस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। बी लिख रहा हूं तो क्या आएगा, बी लिख रहा हूं तो क्या आएगा, सी और ए आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, C×A डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, A.B×C। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाएगा इसी तरीके से, 2 पाई टाइम्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A×B, कितना आ जाएगा, A.B×C। ठीक है, नीचे आ जाता है वॉल्यूम। निकालने भी आने चाहिए, तीन वेक्टर अगर दे दिए जाए तो उनके रेसिप्रोकल वेक्टर भी निकालने आने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो सही है। ए है B×C है, बी है C×E है, सी है A×B, नीचे A×B×C है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एन एंटी प्रोटॉन इज एन एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज। बोला एंटी प्रोटॉन की कहानी बताओ। बोल रहा, देखो आप, एंटी प्रोटॉन का मतलब क्या होता है कि ना, चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस हो गया। प्रोटॉन अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन पे चार्ज आपके पास +E होता है, मास आपको बताइए MP होता है करके। एंटी प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस खत्म। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पार्टिकल हो गया वो, सीधे सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, तो हमारे पास एंटी प्रोटॉन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बोला गलत हो जाएगा। ठीक है, एंटी का मतलब ये है कि उल्टा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के साथ तो करेंगे नहीं कुछ कहानी उसके साथ। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज हैव ब्रोकन सिमेट्री, ये बहुत अच्छी बात है, बताओ तो वैसे क्या, कौन सा होगा वैसे, खुद दिमाग लगा के बताओ तो। हम जितने भी कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं, उन कंजर्वेशन लॉज में जो एक हमारे पास नंबर होता है, वो खासकर लास्ट में आता है, और उसी से हमें पता चलता है कि भाई रिएक्शन कंजर्व्ड है या नहीं है करके। और उसमें एक कम आता है जिसकी वजह से हम स्पेशली बता देते हैं कि रिएक्शन कंजर्व्ड है या नहीं है करके। बोलो भाई।
ऑप्शन डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो इसको हटा देते हैं हम। भाई स्ट्रेंजनेस, ये वैसे इनने गलत लिखा है, इसने स्ट्रेंजर लिख दिया है, ठीक है, ये इन्हें गलत लिख दिया है वैसे। अगर हम बात करें, ऑप्शन हमारा यही है, ठीक है, ऑप्शन हमारा यही है। क्यों है ये, मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रेंजनेस क्यों इंक्लूड होती है, कैसे इंक्लूड होती है, पूरे लेक्चर में डिटेल कर में डिस्कस कर रखा है। स्ट्रेंजनेस अगर हम बात करें, ये वैसे फिजिकल, अब मैंने पूरे इसके बारे में बताया भी था, ठीक है, क्या है क्या नहीं है करके। तो स्ट्रेंजनेस अगर हम बात करें, हमने ये देखा था कि हमारे पास ये केवल, आपके पास क्या होता है जरा बोलो, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होते हैं उन्हीं में क्या होता है जरा बोलो, कंजर्व होती है। जो हमारे क्या होते हैं जरा बोलो, इट इज कंजर्व्ड, ठीक है, इट इज, एक मिनट है, इट इज कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है, ये दोनों में ही कंजर्व होती है, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। दूसरा, हमारे पास जब डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है, अगर ग्रेटर एन इक्वल, अगर प्लस माइनस अगर 2 होती है, तो हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं जरा बोलो, रिएक्शन क्या बोल देते हैं, रिएक्शन इज नॉट अलाउड, रिएक्शन इज नॉट अलाउड। तो हमें पता किससे चलता है खासकर कि रिएक्शन अलाउड हो रही है या नहीं हो रही करके, वो खासकर डेल्टा एस से पता चल जाता है। किससे पता चलता था, डेल्टा एस से। अगर आपके पास, या ब्रोकन सिमेट्री का मतलब क्या है, ब्रोकन सिमेट्री का मतलब है वॉयलेट, ये ब्रोकन सिमेट्री का मतलब क्या है, कि ब्रोकन सिमेट्री अगर हम बात करें, ब्रोकन सिमेट्री का यहाँ पर मतलब है क्या, कि वॉयलेट किसकी वजह से आपके पास हो जाता है करके, ठीक है, किसकी वजह से लॉ, कंजर्वेशन लॉज वॉयलेट हो जाते हैं। तो स्ट्रेंजनेस अगर हमारे पास प्लस माइनस अगर 2 से अगर ज्यादा आती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, रिएक्शन अलाउड नहीं होती है। और दूसरा, स्ट्रेंजनेस जो होती है वो आपके पास केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ही कंजर्व होती है, ठीक है। तो मैं, देखो लेप्टॉन नंबर और आपके पास चार्ज हो गया और आपके पास बैरियन नंबर, ये तो आपने देखे कि यार पहले के 3 ही हैं, ये मैक्सिमम रिएक्शन में कंजर्व होते हैं। आपने देखा कि मैक्सिमम रिएक्शन में क्या होते हैं जरा बोलो, कंजर्व होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर ये कंजर्व होते हैं, बाकी चेक हम बाकी जो है बाद में चेक करते हैं, आपको बताइए अगर कौन से टाइप से रिएक्शन हो रही करके। द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ, बोला 3 क्वार्क्स, बोला डी डी एस। तो डी डी पे कितना होता है, माइनस का 1/3 चार्ज होता है, ये भी माइनस का 1/3 होता है, ये भी माइनस का 1/3 होता है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई, कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का ई। तो कितना हो जाएगा जरा बोलो, माइनस ही चार्ज हो जाएगा। मैंने इसका तरीका क्या बताया था, मैंने तरीका बताया था आपको, मैंने कहा था 6 क्वार्क पार्टिकल है, और 6 क्वार्क पार्टिकल में आपको एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, ठीक है, चार्म और ब्यूटी, ठीक है। मैंने वो क्या बोला था, जो इस पे कितने का होता है, +2/3 का चार्ज होता है, इस पे कितना होता है, माइनस का 1/3 चार्ज होता है, इस पे कितना होता है, प्लस का 2/3 चार्ज होता है, इस पे कितना होता है, माइनस का 1/3 चार्ज होता है, इस पे कितना होता है, प्लस का 2/3 चार्ज होता है, इस पे कितना होता है, माइनस का 1/3 चार्ज होता है। मैंने क्या बोला था, CUT कट में कितने का होता है, प्लस का 2/3 चार्ज होता है, बाकी सब में क्या होता है, माइनस का 1/3 चार्ज। तो यहाँ पर क्या डी डी है ना, तो 2 डाउन कार्क हैं और एक हमारे पास क्या जा रहा है बोलो, मैंने कहीं पे गलत, अच्छा 2 बार लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक 2 बार लिख दिया, बॉटम या ब्यूटी 2 बार लिख दिया, स्ट्रेंज है, हाँ, ये क्या हमारे पास स्ट्रेंज है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, 2 डाउन है और हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेंज, तो इनमें कितने का आएगा, माइनस का 1/3, CUT, सी यानी कि चार्म अप, और टॉप में कितने का, प्लस का 2/3, बाकी में कितने का, माइनस का 1/3। ये तरीका बताया था याद करने का, किसको याद करने का, इन पे चार्जेस ध्यान में रखने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हो गया। चलिए भाई, ये हमारा इसमें लास्ट हुआ है, ये उतने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं आ रहा है,
कट, बिल्कुल। चलिए, अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम, बोलो भाई आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा। हमसे कह रहा है स्टोक्स थ्योरम, बोला क्या करती है, स्टोक्स थ्योरम क्या करती है बताओ, लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करती है, स्टोक्स थ्योरम क्या करती है जरा बोलो। हमने यहाँ पता है कि हमें, हमारे पास ये है भाई, स्टोक्स थ्योरम है क्या, स्टोक्स थ्योरम है किसी भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए ए डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, किसी भी क्लोज लाइन का जब हम लाइन इंटीग्रल करते हैं, किसी भी लाइन का जब हम क्लोज इंटीग्रल करते हैं, ए डॉट डी आर किसी वेक्टर फंक्शन के अलोंग, ठीक है, देन आपको समझ में आना चाहिए ये किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन डॉट ds, दिस इज द स्टोक्स थ्योरम, दिस इज द स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर, सरफेस इंटीग्रल बोला ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड विद डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस वाले तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, डाइवर्जेंस वाले वैसे ही गायब हो जाएंगे भाई, डाइवर्जेंस वाले तीन में डाइवर्जेंस है ना, ये तो वैसे ही गायब होगी, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया बी। अरे डाइवर्जेंस आता ही नहीं भैया, डाइवर्जेंस आता ही नहीं है, क्या आता है, कर्ल आता है, तो आपके पास ये तो वैसे ही गायब हो गया, डाइवर्जेंस 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 वाले। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आ रही बात है। हमको क्या करना होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना होगा, कि भाई डाइवर्जेंस तो आता ही नहीं, उसमें तो कर्ल आता है, तो कर्ल किसमें है भाई, आपके पास एक ही में है और बाकी में डाइवर्जेंस है, तो वैसे ही गायब हो गया, ठीक है। चलो तो कौन सा हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, देखो सरफेस इंटीग्रल एस लिखा है मैंने, ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड विद द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड बोला, ठीक है। तो आपके पास ये है, इसमें थोड़ा लाइन सही से नहीं डिफाइन करी गई है, ठीक है, कि भाई जो सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फंक्शन का जो कर्ल होता है, ठीक है, कर्ल जो होता है उसका जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है, उस वेक्टर फंक्शन के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है, ये लिखना चाहिए था, बट उसने लाइन थोड़ा शॉर्टकट में लिखी है, तो थोड़ा वो समझना उतना आसान नहीं है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बोला ना, विद इन द लाइन बोला, विद इन द लाइन ऑफ दैट फील्ड बोला, ठीक है। चलिए भाई, कहना वही चाह रहा हूं, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला, मैंने बोला होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है जरा बोलो, क्या होती है जरा बोलो। हाँ सारी बातें लिखा रहे, क्या होती है, रियल होती हैं, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी बताया गया था, हर्मिशियन आपके पास क्या होती है, रियल होती है। स्क्यू हर्मिशियन की आपके पास क्या होती है, जीरो और आपके पास इमेजिनरी होती है ना, या तो प्योर इमेजिनरी होगी या जीरो होगी, याद है। हाँ, स्क्यू हर्मिशियन और आपके पास क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो सब याद करना, हाँ ध्यान में रखना। क्या हमने वो सारे पॉइंट बिल्कुल लिखे हुए हैं, देखो वो पॉइंट मैंने एक एक करके सब लिखे, मतलब उतने इतने पॉइंट लिखे, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है, मिलेगा ही नहीं आपको, मैं ये भी बता रहा हूँ, मतलब मिल जाएगा लेकिन उतना सफिशियंट है, ठीक है। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बोला, चलो इसके आइगन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो, लेकिन अब इन्हें क्या करा ना, एक वो कर दी है, गड़बड़ी कर दी है, क्या गड़बड़ी कर दी है कि यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर हमें आइगन वैल्यू कितनी दी है, जैसे आपको 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स में कितनी आइगन वैल्यू आएंगे, तीन आइगन वैल्यू आएंगे, आएंगे ही नहीं आएंगे, लेकिन इन ऑप्शन में दो ही दी है, अगर तीन के तीन देता तो हमारे लिए थोड़ा और आसान काम हो जाता, बट अब तीन के तीन निकालनी पड़ेंगे वो, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। 200 आप कैसे आइडिया लगा दोगे, वैसे आपको मैंने तरीका बताया था, सम ऑफ जो आइगन वैल्यू होता है वो डायगोनल के सम के एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ क्या, मैट्रिक्स, बट यहाँ दे ही नहीं रखा तो निकालना पड़ेगा, और कोई चांस है नहीं। तो कितना होता है, ए माइनस लेमडा आई आपके पास इक्वल टू कितना होता है जरा बोलो, इसको मैं थोड़ा स्पेस को खाली कर देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें कैलकुलेशन, क्योंकि होगी, क्योंकि सारे नंबर ही वो ने बड़े खतरनाक नंबर दे रखे हैं। चलो, तो हमारे पास क्या कर लिया हमने, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू कितना कर लिया, जीरो, फटाफट कर लेते, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। ए माइनस लेमडा आई इक्वल हमने कितना कर लिया, जीरो, तो ए की ए माइनस लेमडा आई करोगे तो ए की वैल्यू क्या है, वन माइनस लेमडा आ जाएगा, पता है ना आपको, इसमें लिखने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वन माइनस लेमडा थ्री सिक्स कितना, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सिक्स, थ्री थ्री और कितना हो जाएगा, फोर, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, अच्छा सॉरी माइनस लेमडा, और ये कितना आ जाएगा, फोर माइनस लेमडा, कितना आएगा, फोर माइनस लेमडा, वन माइनस लेमडा, फाइव माइनस माइनस लेमडा, फोर माइनस लेमडा, ये आ गया माइनस थ्री आ गया,
अब इनको क्या करोगे, अब सॉल्व करोगे, 1 - लेमडा बाहर लिख लो, और अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 5 + लेमडा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक काम करो माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन हटा दो, बताता हूँ मैं तुम्हें, ये वाला साइन माइनस साइन हटा दो, इसको लेमडा -4 लिख लो, इसको क्या लिख लो, लेमडा -4, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हो गया, ये माइनस के माइनस कितना हो जाएगा, +18, ठीक है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी मुझे जहां तक लग रहा है, 3, तो इसका ये रो और ये हमारे पास क्या कॉलम, ये रो और हमारे पास ये कॉलम, तो कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा, कहीं पर गलत होगा तो बताना, हाँ, ये रो और ये हमारे पास क्या कॉलम, और तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -18, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, +3, ये रो और हमारे पास ये कॉलम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -18, माइनस हमारे पास कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + लेमडा इंटू कितना आ जाएगा 6, 5 + लेमडा इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 6, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 0, सही लिखा हमने, 1 - लेमडा, 5 + लेमडा, लेमडा -4, फिर +18, 3 बाहर लिख दिया, +3 हो जाएगा, ये रो और ये हमारे कॉलम क्लोज जाएंगे, 3 4 - लेमडा -18, और 3 बाहर लिख दिया, माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 18, और फिर कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, 5 + लेमडा इंटू 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 - लेमडा, ये कितना आ गया, मैं जरा शॉर्टकट में, 5 लेमडा आ गया, देखो ये 5 लेमडा हो गया, ये 4 लेमडा हो गया, तो कितना आ जाएगा, लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास लेमडा, और माइनस कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा 20, मैं इतना भी नहीं लिखूंगा, थोड़ा और शॉर्टकट में करूंगा, देखो ये -20 आएगा, +18 आ जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +2, 3, तो इसको भी आप शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12, यह कितना आएगा 12 -3 लेमडा और -18, तो ये माइनस का 3 लेमडा, और ये आपका माइनस का ये कितना 18 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का लेमडा, माइनस का कितना 6, प्लस के तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, प्लस हमारे पास कितना 3, अंदर कितना रह जाएगा -18, देखो -18 30, तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, लेमडा +12, 6 लेमडा +12, सही है क्या, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो अब हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई चांस है नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -2, माइनस का लेमडा क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का लेमडा स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 लेमडा, प्लस का हमारे पास कितना आएगा 3 सॉरी, कितना आ जाएगा माइनस का 3 लेमडा, माइनस का कितना 18, प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 18 लेमडा, प्लस का कितना आ जाएगा 12×3 = 36 इक्वल टू कितना 0, फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या हुआ, 1 - लेमडा 5 - लेमडा, फर्स्ट में क्या हुआ, सही है, चलो फिर देखो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का लेमडा क्यूब, लेमडा स्क्वायर एक ही, अच्छा लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है ऐसे करके, हो जा रहा ना, अगर आप इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास कितना हो जा रहा है, लेमडा क्यूब आ रहा है, लेमडा स्क्वायर, और हमारे पास क्या हो जा रहा है, लेमडा स्क्वायर और माइनस लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, फिर हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, लेमडा, देखो लेमडा प्लस 3 लेमडा, 3 लेमडा भी तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो बड़ी गजब रिएक्शन बन रही, इक्वेशन बन रही है, माइनस कितना आ जाएगा फिर 2, प्लस कितना आ जाएगा 18 लेमडा, प्लस कितना 36 इक्वल टू कितना 0, गलत है सही है मेरे को ही नहीं पता है, जो है यही है, हाँ, करते हैं क्या होता है देखते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा नेक्स्ट, अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, यहाँ से माइनस का लेमडा क्यूब प्लस 18 लेमडा, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 34 इक्वल टू कितना 0, या फिर हम लेमडा क्यूब माइनस और आपके पास 18 लेमडा -34 इक्वल टू कितना 0,
तो क्या रख सकते हैं फिर इसमें? एक रूट जो इसको सॉल्व करे, क्या हो सकता है? टू हो सकता है क्या? यहीं से यही तो रूट होंगे, यही तो आइगन वैल्यू होंगे। टू हो सकता है क्या? टू रखोगे तो हमारे पास आएगा, नहीं। टू रखने पर ये कितना होगा, एट होगा। और माइनस टू रखने पर हो सकता है, क्या बता? माइनस टू रखने पे हो सकता है। हम्म। अगर माइनस टू अगर रखें, माइनस टू अगर रखोगे तो कितना, माइनस टू का कितना हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हम्म। माइनस टू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, -34 हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। तो फिर ये तो यही है ना आइगन वैल्यू, तो देखो आइगन वैल्यू तो यही, इन्हीं में से या दो होगा या चार होगा, रखना ही इन्हीं से पड़ेगा। तो टू से भी आपके पास, टू से भी नहीं होगा। टू से एट आएगा, 18 2 जा 36 होगा। और उससे भी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। एक काम करते, फोर रख के देख लो। फोर का क्यूब कितना होता है, 64। और कितना, 18 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, चार। और कितना हो जाएगा, 34 इक्वल टू कितना, 0। 72। 18 चौको 72। फोर का 16 चौको 64। ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो रूट कोई भी नहीं मिल रहे हैं। ये आ रही क्या इक्वेशन आपकी भी? आपकी भी इक्वेशन यही आ रही है? हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी? 1 - लेमडा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -2। और अंदर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 लेमडा -लेमडा, तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, माइनस का 20 प्लस का 18, प्लस का हमारे पास कितना, वैसे मतलब इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को स्किप कर देना होगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, खाली टाइम वेस्ट भी तो है। +3 3 4 - लेमडा, 4 - लेमडा, माइनस कितना, 18। ये भी सही लिखा है। फिर हमने क्या करा, थ्री और हमारे पास कितना, -18। फिर हमने माइनस साइन बाहर ले लिया, माइनस में प्लस लिया। 5 + लेमडा इंटू कितना, 6 इक्वल टू 0, ये भी सही लिखा है। फिर हमने क्या लिखा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -2 लिख दिया। -लेमडा क्यूब -लेमडा स्क्वायर, -+2 लेमडा, ये भी सही लिखा है। माइनस का 3 लेमडा माइनस का 18, माइनस का 18 लेमडा प्लस 12 3 36, एकदम सही लिखा है। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। टू, टू और थ्री, 3 लेमडा से 3 लेमडा कैंसिल आउट हो गया। 18। अच्छा, हमने यहाँ पर एक क्या करा, 18 कहाँ गया हमारा, ये 18 तो छोड़ ही दिया ना। आप लोगों को पता चल रहा है, लेमडा क्यू -2, ये 18 लेमडा लिखा, ये 18 तो छोड़ दिया। ओहो। तभी तो कहा मैंने देखना करके। हैं? आप लोगों ने देखा नहीं? आता नहीं आता ना। चलो देखो, अरे समझ में आ रहा है, -2 हमारे पास कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। यह आ जाएगा हमारे पास कितना, -2 माइनस का लेमडा क्यूब, माइनस का हमारे पास कितना, 18, प्लस का कितना, 18 लेमडा प्लस 36 इक्वल टू कितना, 0। यही तो है। चलो भाई देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ पर लेमडा क्यूब, देखो 18 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 20। ठीक है, तो माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का कितना, 18 लेमडा, माइनस का प्लस लेमडा। अब हमारे पास 36 में से अगर 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा क्यूब -18 लेमडा -16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। हम्म। दो का क्यूब अगर -2 रखोगे होगा क्या, नहीं? हम्म। दो रखने से हो रहा क्या?
क्योंकि आइगन वैल्यू तो दो रखने से अगर करोगे तो 8, और कितना हो जाएगा हमारे पास, दो रखने से भी नहीं होगा, 18×2 = 36, -16 कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही यार है। अगर -2 रखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, -2 रखने में माइनस, +4 रखने से 64, 18 इंटू कितना, 4, 18×4 = 72, -16, ये तो उससे ज्यादा हो जा रहा। इसके तो रूट ही नहीं आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम होगी फिर, हाँ। आ रहे क्या इसके रूट, इसके रूट तो आ ही नहीं रहे हैं। λ³ -18 λ +16, कहीं पर गड़बड़ी हो रही तो चेक करो तो। आ रहा क्या इससे, नहीं आ रहा ना इससे। तो एक काम कर लो, फिर दूसरे से ट्राई कर लो, फिर अब इस तरीके से नहीं आ रहा तो फिर दूसरा तरीका ट्राई कर लो। कि जहां तक है, क्योंकि इसके रूट मैच ही नहीं कर रहे, रूट मैच तो करने चाहिए थे वैसे। 2 रखोगे तो हमारे पास कितना, -8 हो रहा हो, और फिर वो मैच ही नहीं कर रहा है। तो छूट तो नहीं रहा है, 18 + 36। चलो, या तो एक काम कर लो, फिर दूसरे तरीके से कर लो, अगर ऐसे अगर हो नहीं हो रहा है तो फिर एक काम कर लो, अ, ऐसे करके ट्राई कर लो। कैसे, देखो, दूसरा हमारे पास क्या होता है ना, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल, मैंने इनिशियल में भी बोला था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऐसा बोल सकते हो। जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, एलिमेंट जो होता है, कई बार इसको भी यूज करना पड़ता है, ठीक है, किसको, इस तरीके को भी, कि ऐसे, इससे ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है, फायदा होता है, इससे टाइम सेविंग हो जाता है, आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन वो तब मिलते हैं ना जब आपको तीनों सॉल्यूशन गिवन होते हैं, बट तीनों सॉल्यूशन यहाँ गिवन नहीं है, तो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये मैट्रिक्स के जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये होता है आपके पास सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू, इसके ऐसे करके निकाल लो। दूसरा तरीका अगर वैसे नहीं आ रहा तो दूसरा सेकंड मेथड, ठीक है। वैसे उससे आना चाहिए, लेकिन हम सही शायद गड़बड़ी कर रहे हैं, देख लेना उसको, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या आएंगे जरा बोलो। ये आएगा 1 -5 माइनस के कितना आएगा, +4, ठीक है। सम ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 0। कितना आ रहा है, 0, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना आ रहा है, 0। अब जरा देखो, यहाँ 0 किससे आएगा, इससे 0 आएगा क्या, नहीं 0 आएगा, इससे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, इससे 0 आएगा क्या, नहीं जाएगा, इससे, लेकिन आपके पास 0 आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इससे 0 आने की पॉसिबिलिटी है। बट कोई बात नहीं, फिर भी दूसरा तरीका भी चेक कर, दूसरा एक और पॉइंट होता है, पहला पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना आना चाहिए, 0। दूसरा, इसका जो डिटरमिनेंट होगा, इसका जो डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूं, कितना डिटरमिनेंट आएगा इसका, 1 बाहर लिख लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें, 1 बाहर निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, जीरो और कॉलम क्लोज आएगा तो कितना आएगा, -20, -20, और कितना आएगा, +18, फिर माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 माइनस कितना, 18, प्लस कितना, 3, ये रो और ये कॉलम क्लोज कर लो, 3 बाहर कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 18 +30, -18 + 30, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा
-6, 3 इंटू माइनस का 6 प्लस कितना हो गया 3 इंटू कितना हो जाएगा 30, 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 माइनस कितना 18 प्लस कितना 36, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 प्लस 36, ये आ जाएगा हमारे पास क्या 16, कितना आएगा 16। देखो हमारे पास क्या आ रहा है 16 आ रहा है, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है हमारे पास 16। अब 16 देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ 16, देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों से 16 हो जा रहा है। मैंने क्या बोला, जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। दो पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं, इसके डायगोनल एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं वो सम ऑफ आइगन वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ आइगन वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। जो भी आपकी तीन आइगन वैल्यू आ रही हैं उसके इक्वल आना चाहिए। जैसे आपने λ1 λ2 λ3 बोल लगा तो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 के इक्वल आना चाहिए। अब तीन जो आइगन वैल्यू होंगी, अब और दूसरा उनका प्रोडक्ट, ठीक है, उनका अगर हम प्रोडक्ट अगर डिफाइन करें तो डिटरमिनेंट जो होना चाहिए प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। डिटरमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट, यानी कि λ1 λ2 और λ3। अब अगर मैं डिटरमिनेंट का 16 चाहता हूं तो अगर मैं जब 4 और 2 लूंगा, मान लो एक तीसरी एक और आइगन वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 2 लूंगा, तीसरी वाली हमें क्या लेनी पड़ेगी, तीसरी वाली जो आइगन वैल्यू होगी, अगर मैं क्या लूं जरा बोलो, क्योंकि जीरो भी आना है, क्योंकि हमारे पास क्या आना है जरा बोलो, जीरो भी आना है। तो तीसरी वाली आइगन वैल्यू आप -2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो -2। -2 लिखने से क्या होगा, अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो होगा नहीं होगा, नहीं होगा जीरो। अगर आप इसमें -2 अगर लिखोगे ना, मेरी बात को सुनते रहना कैसा आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं करके। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूँ, अगर मैं 4 लूँ 2 लूँ और अगले वाले को मैं -2 ले लूँ, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, 4 दूना 8 और 16 तो हो -16 हो रहा, 16 भी नहीं हो रहा, +2 लिखूंगा तो जीरो ही नहीं होगा वैसे ही। भाई जो तीन नंबर आप सेलेक्ट करोगे ना इनका सम भी जीरो आना चाहिए। अगर मैं -2 अगर लिख लूं, ध्यान से सुनना, अगर -2 अगर लिख लूं तो -2 लिखने से आपके पास ये -16 हो रहा है, 16 भी नहीं हो रहा है, विच इज इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो चुका है भाई, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करें, अगर मैं दूसरा ऑप्शन अगर चेक करूं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, सॉरी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारा हम्म, दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 और -2, 4 और -2, और 4 और -2 देखो अगर आप इसकी जगह लिखोगे, यहाँ 16 हमने लिखा, 4 लिखा, और फिर उसको दूसरी आइगन वैल्यू -2 लिखी, और इसको भी अगर -2 अगर लिख लो, ध्यान से सुनना, अगर λ3 को देखो, दो तो आपको बताइए, तीसरी भी अगर -2 लिख लोगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 16 आएगा, और सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करो जीरो आ जाएगा, तो ये आइगन वैल्यू पॉसिबल है। अगली वाली अगर मैं आइगन वैल्यू अगर देखो 4 और 4, देखो इनका प्रोडक्ट ही हमारे पास 16 आ चुका है। अगर मैं तीसरी अगर अगर तीसरा अगर डेटा देखूं, तो तीसरा डेटा तीसरा ऑप्शन से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो 16, यानी कि 4 इंटू 4। अरे भाई जब 4 इंटू 4 आ जाएगा, अगर तीसरा को या तो आप जीरो करोगे तो सब जीरो हो जाएगा, वन करोगे तो हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो। अगर यहाँ पर वन करोगे तो आ तो जाएगा 16, बट जीरो होगा क्या, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता नहीं है। ऑप्शन डी अगर मैं बात करूं, 2 और 4, 2 और 4, तो अगर आप 16 अगर लाना चाहते हो तो आपने टू क्या लिखा यहाँ पर, 16 अगर लाना चाहते हो 2 और 4 लिखा, और अगला वाला जो आइगन वैल्यू है हमें क्या लिखनी पड़ेगी, अगर क्या लिखनी पड़ेगी जरा बोलो, 16 लाना है तो 2 ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन 2 लिखोगे 16 आएगा, -2 लिखोगे तो फिर जीरो नहीं होगा वो, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, उससे नहीं आ रहा वो सॉल्यूशन, पता नहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी, उससे नहीं आ रहा है, मैथ्स उसमें ज्यादा लग रही है, वो करने का तरीका वही है होने को। लेकिन अगर फिर भी वैसे नहीं आ रहा तो शॉर्टकट तरीका एक और होता है कि आप एक काम कर लो कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को सम ऑफ आइगन वैल्यू के इक्वल लिख लो, और वहां से देखो कि भाई सम कितना आना चाहिए करके। अगर ये तीन के तीन ऑप्शन गिवन है तो ना, तो फिर तो इससे भी और आसान हो जाता है, फिर इसी से करते हैं हम। मैंने आपको बताया था तीन के तीन ऑप्शन गिवन है तो इसी से ज्यादा बेटर रहता, फिर नहीं गिवन है तो फिर भी हमने इसी से करा। बट आइडिया लगाना पड़ेगा सर, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा फिर। अरे मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या करके,
उससे आएगा, लेकिन उसमें आपके पास कहीं पर हम गलती कर रहे हैं, शायद मिस्टेक कर रहे हैं, शायद माइनस प्लस में, देख लेना उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखो, देखो डाइक, देखो डाइक का मतलब होता है टू, ठीक है। मैं आपको इसको हटा देता हूं मैं, चले इसको कर लेना भाई। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट 94 वाले क्वेश्चन को, 94 अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो 94 वाले क्वेश्चन में हमारे पास डाइक का आपके पास टेंसर है बोला। डाइक का मतलब होता है टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है टू। यहाँ पर क्या होता है, दो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। डाइक टेंसर क्या होता है आपका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। वेक्टर क्या होता है, जिसकी रैंक कितनी होती है, वेक्टर क्या होता है जिसकी रैंक क्या होती है, रैंक कितनी होती है वेक्टर की, वन होती है, कितनी होती है, वन। दूसरा स्केलर की रैंक कितनी होती है, मैंने सब बता रखा है, स्केलर की रैंक कितनी होती है, जीरो होती है। और दूसरा मैंने बताया था कुछ क्वांटिटियां, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, इनकी आपके पास एम आई वगैरह, इनकी एम आई हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, इन सभी की जो आपके पास क्या, इनकी जो आपके पास रैंक होती है कितनी होती है, जरा बोलो कितनी होती है, दो होती है। और नंबर ऑफ कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट, मैं सारी बातें बता दे रहा फिर कंक्लूजन निकाला हूं। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होते हैं आपको, ये होता है स्पेस की पावर रैंक, स्पेस की पावर रैंक। आई होप आपने पढ़ लिया होगा लेक्चर पूरा। तो स्पेस की पावर रैंक, स्पेस देखो थ्री डायमेंशन में अगर हम बात करें, थ्री डायमेंशन में रैंक अगर जीरो है तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, स्केलर के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, एक। यानी कि हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए होता है डिफाइन करने के लिए उस क्वांटिटी को। जैसे अगर मैं बात करूं मास, मास को डिफाइन करने के लिए एक ही कंपोनेंट चाहिए होता है, क्या, कि हम कितना है करके। ये तो बोलते हैं केजी में मेजर करते हैं, किस डायरेक्शन में, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या चाहिए होता है उसका, मैग्नीट्यूड। टाइम को मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो कुछ क्वांटिटी होती है जिनको सिर्फ बताने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर में भी आपके पास अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास एक वेक्टर थ्री डायमेंशन में है, स्पेस कितना आएगा थ्री, रैंक कितनी आएगी उसकी वन, तो कितने कंपोनेंट आएंगे, तीन कंपोनेंट आएंगे। आपको बताइए एक्स वाई जेड करके तीन कंपोनेंट आते हैं, किसमें, किसमें, वेक्टर में। अब ये समझ में आना चाहिए हमारे पास क्या, जरा बोलो, यहां पर अगर हमारे पास क्या करो डाइक टेंशन, डाइक टेंशन के अंदर हमारे पास कितने वेक्टर होते हैं, मैंने क्या बोला, दो वेक्टर होते हैं। कितने वेक्टर होते हैं हमारे पास, दो। अब यार सिंपल सी बात है, अगर दो अगर वेक्टर होंगे तो हमारे पास पहले वेक्टर की जो रैंक होगी वन होगी, अगले वाले वेक्टर की भी रैंक कितनी होगी जरा बोलो। जैसे हमारे पास पहले वेक्टर की जो रैंक है वो हमारे पास कितनी है, वन है। अगले वाले वेक्टर वेक्टर की भी जो रैंक होगी हमारे पास कितनी होगी, उसको बी वेक्टर मान लो, इसकी भी रैंक कितनी होगी जरा बोलो, वन होगी। तो ओवरऑल जो रैंक होती है ना, ये आपके पास क्या होती है जरा बोलो, इट इज द सम, ठीक है। ये सिंपली क्या हो जाती है जरा बोलो, सम हो जाती है। तो मैं जब मैं ए बी लिखूंगा ना, तो इसकी रैंक डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वन प्लस क्या करेंगे, वन करेंगे ऐसे करके। तो हमारे पास रैंक कितनी आ जाएगी जरा बोलो, टू। कितनी आ जाएगी रैंक, कितनी आ जाएगी हमारे पास, टू। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो डाइक टेंसर है ना, ये डाइक टेंसर आपके पास ये किस टाइप का एग्जांपल है, ये हमारे पास एम आई हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन टाइप के एग्जांपल का वो है क्या, जनरल टेंसर है, ठीक है। कौन, डाइक टेंसर। इसमें भी आपका कितने कंपोनेंट होते हैं, नौ कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं इसमें भी, नौ कंपोनेंट होते हैं। और सिंपली अगर मुझे इसकी रैंक डिफाइन करनी है, तो रैंक डिफाइन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली क्योंकि इसमें दो वेक्टर हैं, पहले वेक्टर की रैंक वन, अगले वेक्टर की रैंक वन, तो दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो अगर, क्योंकि कंबाइंड वेक्टर बनेगा, ठीक है, जब कंबाइंड हो जाएंगे तो एक कंबाइंड वेक्टर बनेगा विच इज ए बी वेक्टर, विच इज ए बी वेक्टर। और ये जो ए बी वेक्टर की जो रैंक होगी आपके पास क्या होगी जरा बोलो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ए बी वेक्टर की जो रैंक होगी यानी डायरेक्ट दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और आपके पास रैंक कितनी हो जाएगी जरा बोलो इसकी, टू। कितनी रैंक हो जाएगी इसकी हमारे पास, टू, ठीक है। और कितने कंपोनेंट होंगे अगर आप थ्री डायमेंशन में अगर बोलेगा, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास कितने देंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे नाइन, ठीक है। क्यों, थ्री स्पेस थ्री डायमेंशन में की पावर टू, तो कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, नाइन। तो डाइक टेंसर हमारे पास दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वन प्लस वन,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें कैनोनिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, पढ़ा था आपने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। स्मॉल कोऑर्डिनेट भाई मैंने कई बार ये बताया था कि भाई जो उसको कराया भी है, ऐसा नहीं खाली बोला है। हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते हुए आपको बताया भी था कि भाई जो पुराने सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं कई बार हमें दिक्कत करते हैं कैलकुलेशन करने में। तो हम नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में जब ट्रांसफॉर्मेशन, नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को हम प्रेफर करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जो पुराने सेट होते हैं उनमें क्या होती है, मैथ्स क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। तो मैथ्स आसान करने के लिए क्या करते हैं, नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट बनाते हैं। जैसे हमने देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पेंडुलम को सॉल्व करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, विच इज थीटा, विच इज थीटा। तो अब ये तो बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या है, हमसे क्या बोला उसने, और ये लाइन मैंने लिखी हुई है स्पेशली, पता है आपको, ये लाइन मैंने नोट्स में अलग से लिखी हुई है कि भाई कि ड्यूरिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, कुछ भी हो जाना चाहिए क्या, नहीं भाई। जब भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा, मैंने बोला भी होगा, जो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे रहनी चाहिए, इनवेरिएंट रहनी चाहिए। उसी समय मैंने वाला भी एग्जांपल दिया होगा कि जब हम गॉस इनवेरिएंस या गॉस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपसे कहा था कि जब स्केलर और जो वेक्टर हमारे पास है, जब उसको हम नए स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए। ये सारी बातें हमने कर रखे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने कहा था कि किसको प्रिजर्व करने के लिए, किसकी फॉर्म को प्रिजर्व करता है, लैग्रांजियन नहीं भी, श्रोडिंगर नहीं भी, केपलर नहीं भी, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा भी होगा मैंने। ठीक है, ये किसके लिए होता है जरा बोलो, टू प्रिजर्व हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी मैंने एक दो एग्जांपल करा रखे हैं। ठीक है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, हमारे पास दो थी, एक थी हमारे पास, होने को तीन थी आपके पास, ठीक है, बट हमारे पास डेल, अगर मैं क्यू डॉट के बारे में बात करूं तो डेल एच बाई हमारे पास डेल पी आई था, और दूसरा पी आई जो था हमारे पास, पी आई जो डॉट था वो क्या था जरा बोलो, डेल एच डिवाइडेड बाई डेल क्यू आई। याद आ रहा कुछ, माइनस ऑफ, सॉरी, कुछ याद आ रहा है ऐसे। और एक था हमारे पास क्या, डेल एल बाई आपका डेल टी जो होगा वो डेल एच बाई डेल टी के इक्वल होगा शायद। ये तीन थी क्या, बताओ तो, ऐसे कुछ, सबको एक शॉर्ट नोट्स में वो कर दो। हम्म, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, यस नो, कुछ तो होगा। चलो भाई, अरे ये लाइन लिखी हुई है हमने, टेंशन मत दो, नोट्स में लिखी हुई है भाई। ड्यूरिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे रहनी चाहिए, इनवेरिएंट रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए, ये लिखा है हमने, हैमिल्टन ऑफ अरे सॉरी ये क्या हो गया, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन शुड बी इनवेरिएंट, शुड बी इनवेरिएंट, इनवेरिएंट रहनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल बोला, कैसे प्रोपोर्शनल होती है, आरएमएस स्पीड ऑलरेडी आपने पढ़ी कि भी, पढ़े कि नहीं पढ़ी, 3 kBt बाई आपके पास क्या, एम, मॉलिक्यूल के मास के साथ कह रहा है, गैस के मॉलिक्यूल के मास के साथ कह रहा है, तो वी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट एम, रूट एम। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है भाई, ये तो वैसे पता चल जाना चाहिए, क्या, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा, 1/n, जो अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट अगर डिफाइन करो तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट, क्योंकि डेल्टा टी कितना है, जीरो, ये सब लिखा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास आर नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क पार्टिकल बोला, अभी मैंने बोला था ऑल द हेड्रॉन, जितने भी हेड्रॉन होते हैं किससे मिलकर बने होते हो, जितने भी हमारे हेड्रॉन होते हैं, हेड्रॉन, हेड्रॉन के अंदर क्या क्या आते हैं, हेड्रॉन के अंदर हमारे पास अभी मैंने लिखा था मेसॉन और क्या आते हैं, मेसॉन और बेरियन आते हैं, याद है, मेसॉन और बेरियन आते हैं। भाई जितने भी मेसॉन, मेसॉन हमारे भाई, मेसॉन तो भाई क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जितने भी हेड्रॉन होते हैं, हेड्रॉन आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ क्या, क्वार्क्स पार्टिकल, क्वार्क्स पार्टिकल। उसके अंदर क्या क्या आता है भाई, उसके अंदर मेसोन और बेरियन आते हैं।
मेसॉन के अंदर हमारे पास क्या आता है जरा बोलो। मेसॉन भी, मेसॉन भी आ गया, बेरियन भी आ गया हेड्रोन के अंदर। अ, और ये तो ऑलरेडी मेंशन है यार, ये तो सभी आपके पास क्वार्क्स पार्टिकल के अंदर मेसॉन और बेरियन आते भी, ये ध्यान में रखिएगा। और जो हेड्रोन भी दे दिया, बेरियम भी दे दिया, मेसॉन भी दे दिया। लेप्टॉन नहीं होते भी, लेप्टॉन ऑलरेडी आपको समझ में आना चाहिए। वो आपके पास इससे क्वार्क्स पार्टिकल से मिलके बनते नहीं है। लेप्टॉन के अंदर हमने तीन तरीके लेप्टॉन पढ़े थे, लेप्टॉन लेप्टॉन, टाउ लेप्टॉन और म्यू लेप्टॉन। ठीक है। तीसरा, इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू ऑफ बोला। इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है जरा बोलो। पार्टिकल नेचर की वजह से, बोथ पार्टिकल वेव नेचर की वजह से, किसकी वजह से बोलो। किसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आता है, किसकी वजह से हम समझ में आता है, वेव नेचर की वजह से। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। तो और भी इसमें कुछ है क्या? नहीं। तो ये तो हमारे पास पेपर फर्स्ट हो चुका है भाई। इसमें करिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, किसको, जहां तक होना तो चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें कहीं पर मतलब उससे भी होना चाहिए, देख लीजिएगा। अदरवाइज फिर वही तरीका है यार। क्या तरीका है कि एक काम करो, क्या काम करो, ए माइनस लेमडा, वो सम ऑफ आइगन वैल्यू। मैंने यहाँ पे इसमें दो पॉइंट बताए थे कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये लिखा है हमने, सब पढ़ा है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि ऐसा होगा तो दूसरे से भी जाना पड़ सकता है करके। दूसरा हमारे पास क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दो पॉइंट से भी आपके पास आइगन वैल्यू को पता किया जा सकता है, बट उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा चार ऑप्शन को। ठीक है, कई बार डायरेक्टली निकालना आसान होता है। सारे अगर नॉन जीरो अगर एलिमेंट है तो निकालना डिफिकल्ट होगा। अगर वैसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, वो सेट नहीं बन रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, ठीक, कहीं ना कहीं हम कोई टर्म छोड़ रहे थे, हो सकता है ऐसा, कि ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जहां तक है, हम एक काम करेंगे क्या, हो सकता है इवनिंग में भी स्टार्ट करें, देख लेंगे, पेपर टू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ओके।